हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आज हम फॉर द लव ऑफ बुक्स सीरीज़ के अंदर डे 12 में एंशियंट लिटरेचर को पढ़ेंगे। बहुत से क्वेश्चंस आपके एंशियंट राइटर से आते हैं। एक पूरी एज है ब्रिटिश लिटरेचर में, दैट इज सेंट अगस्टन एज। वहाँ पे राइटर्स ने, जो सेंट अगस्टस जब रोम में किंग हुआ करते थे, उस टाइम के जो राइटर्स थे हॉरेस, ओविड, उनको इमिटेट किया है, तो पूरा एज ही उनके नाम पे चलता है। तो एंशियंट राइटर्स आपके सिलेबस का कोर्स, आपके जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका पार्ट भी है। और आज हम सारे राइटर्स को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको कवर करेंगे इस वीडियो के जो है बेसिस पे। तो इसको याद करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी राइटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस, वो आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी काम आने वाली है। तो हम सब शुरुआत करेंगे विद अ राइटर हुज नेम इज एशिलस। आपने नाम सुना होगा। समवेयर अराउंड 523 BC to 456 BC he was writing, very famous because he is described as the father of tragedy. Remember, जब हम पढ़ते हैं father of English tragedy, father of modern tragedy, ऐसे करके बहुत से टर्म्स होते हैं, बट हिस्ट्री में जब आप बैक जाते हो तो फादर ऑफ ट्रेजेडी के नाम से एशिलस को जाना जाता है, राइट। अरिस्टोटल आपने सुना होगा, उन्होंने ट्रेजेडी की डिफिनेशन दी है, राइट। काफ़ी फेमस डिफिनेशन है, हमने पहले डिस्कस भी की है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली क्या है, एशिलस ही एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द थिएटर एंड ही ऑल्सो अलाउड कॉन्फ्लिक्ट अमोंग देम। इससे पहले, जब एसिलस से पहले ट्रेजेडीज हुआ करती थी, तो करेक्टर्स की जगह पे क्या होते थे, कोरस होते थे। अभी इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया करेक्टर्स को, एंड करेक्टर्स दे हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ कोरस एज वेल। तो जो सेकंड करेक्टर है ग्रीक स्टेज पे, सेकंड करेक्टर को ऐड करने वाला कौन है, एसिलस है। इसके पहले एक ही करेक्टर हुआ करता था जो कोरस से बात किया करते थे। नाउ विथ एसिलस ही हैव एडेड सेकंड करेक्टर टू द ग्रीक स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, राइट। इन्होंने कई सारे प्लेस लिखे हैं, समवेयर अराउंड 90 प्लेस ही हैव रिटन, बट ओनली 7 आर सर्वाइविंग टुडे। कौन कौन से प्लेस हैं अभी हम देखेंगे। जब हम ग्रीक ड्रामा की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन आप सबको पता होगा कि ग्रीक ड्रामास का जो ओरिजिन है वो रिलीजन से बेस्ड है, राइट। पहले जब हम प्लेस भी पढ़ते हैं तो लिटरिकल प्लेस आए, फिर मिडिवल टाइम पे मिस्ट्री प्लेस, मिरिकल प्ले, मोरालिटी प्ले, ऐसे बहुत सारे प्लेस आपने पढ़े होंगे। तो जब हिस्ट्री आप देखते हो ग्रीक ड्रामा की, सो यू विल फाइंड इट इज द सीड्स वर एक्चुअली सोड इन रिलीजियस फेस्टिवल्स, राइट। गॉड्स के लिए फेस्टिवल होते थे, डायनोसस जो कि गॉड ऑफ वाइन जिनको बोलते हैं। तो एसिलस की लाइफ टाइम में क्या होता था, ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स चलते थे सिटी डायनोसिया में, राइट, एथेंस में चल के। आप देखोगे कई सारे फेस्टिवल्स होते थे जहाँ पे कंपटीशन किए जाते थे। एंड फर्स्ट कंपटीशन एसिलस वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन इन्वॉल्व 3 प्लेराइट्स ऑफ दिस टाइम फ्रेम, एसिलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडस। अभी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे होता क्या था कि 3 ट्रेजेडीज और 1 सटायर प्ले लिखना होता था और कंपटीशन का पार्ट होते थे राइटर्स, राइट। तो ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी हिस्ट्री में, आप जानते होंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे इनके कुछ वर्क्स। इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी लिया है, कई सारे सोर्सेज भी हमको पता चलते हैं। समवेयर अराउंड 90 प्लेस ही हैज रिटन, पर हमारे पास आज बहुत कम प्लेस के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। एक ट्रायोलॉजी है जिसको द ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में। द ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी कौन से वर्क्स हैं, एगमेमन काफ़ी फेमस वर्क है, द लिबेशन बेरियर्स एंड द ह्यूमेनाइट्स। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी का पार्ट है। साथ ही साथ आपने एक नॉवेल पढ़ी होगी, प्रोमिथस अनबाउंड, द सब टाइटल ऑफ अ वेरी फेमस नॉवेल रिटन बाय मैरी शैली, फ्रैंकेस्टीन, मॉडर्न प्रोमिथियस, राइट। प्रोमिथियस अनबाउंड नाम से एक प्ले भी है, प्रोमिथियस बाउंड नाम से पोइट्री भी है, पीबी शैली में आपने पढ़ा होगा, राइट। प्रोमिथियस बाउंड करके प्ले लिखा है एसिलस ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रोमांटिक एज में जाके ये रेफरेंस पाते हैं। तो आपको याद रखना है एसिलस में कि सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी है, द सप्लायंट्स, 7 अगेंस्ट थीव्स, द पर्सिन्स, ऐसे कुछ वर्क्स भी इनके हैं, पर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एगमेमन, द लिबरेशन बेयरर्स एंड द ह्यूमेनाइट्स, ऑल्सो विथ प्रोमिथियस बाउंड। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे राइटर को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है सोफोक्लिस। काफ़ी फेमस हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सोफोक्लिस में पहले भी पढ़ रखी होंगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनके आप प्लेस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी समवेयर अराउंड 120 प्लेस लिखे हैं, लेकिन हमारे पास केवल 7 सर्वाइव्ड हैं टुडे, दैट इज एंटीगनी, Ajax, woman of Trachis, Oedipus Rex, right? A very famous ideal tragedy according to Aristotle. Electra, Philoctetes and Oedipus at Colonus. इनकी भी ट्रायोलॉजी है जो Oedipus at Colonus, एंटीगनी और Oedipus Rex, ये तीनों ही उस ट्रायोलॉजी का पार्ट है, राइट। ये भी सिटी स्टेट्स ऑफ एथेंस में जब
इवेंट्स होते थे, जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो ये भी उसका पार्ट होते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, ही competed इन ऑलमोस्ट अराउंड 30 कॉम्पिटिशन्स एंड ही वन 24 आउट ऑफ देम। 30 कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, 24 में फर्स्ट रहना, एंड ही वॉज नेवर जज्ड लोअर देन सेकेंड प्लेस, सेकेंड से नीचे कभी आए ही नहीं। ही वन 13 कॉम्पिटिशन, एसएलएस अगर आप देखोगे 24 इन्होंने जीते हैं, एसएलएस वन 13 कॉम्पिटिशन्स एंड ही वॉज समटाइम्स ऑल्सो डिफीटेड बाई सोफोकिल्स। यूरोपिडस को भी हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने भी 4 जो बार है कंपटीशन में जीता है। जब आप सोफोकिल्स की बात करते हो तो जो सोफोकिल्स का कैरेक्टर है ओडिपस, वो आपको 3 जगह मिलेगा, ओडिपस एंड एंटीगनी। कौन कौन से हैं, जिनको थेबन प्लेस बोलते हैं, राइट। कौन कौन, ये ट्रायोलॉजी का नाम क्या है, थेबन प्लेस ट्रायोलॉजी इसको बोला जाता है। ओडिपस द किंग, ओडिपस एट कॉलोनस, एंटीगनी। इसी को कभी कभी आपको ओडिपस टायरेनस नाम से भी टाइटल मिलता है, एक ही वर्क का नाम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओडिपस द किंग, ओडिपस द रेक्स, ओडिपस टायरेनस एक ही प्ले के नाम है जिसको हम ओडिपस द किंग बोलते हैं। सो ओडिपस द किंग, ओडिपस एट कॉलोनस और एंटीगनी ये थेबन प्लेस हैं जो सोफोकिल्स ने लिखे हैं। जैसे अरिस्टोटल ने बोला था दैट एसिलस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग सेकंड कैरेक्टर इन ट्रेजेडी, सिमिलरली सोफोकिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग थर्ड एक्टर टू ग्रीक स्टेज। तो सेकंड किसने इंट्रोड्यूस किया, एसिलस ने। थर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया, सोफोकिल्स ने। ओडिपस द रिक्स को जब हम ट्रेजेडी की डिफिनीशन पढ़ते हैं बाई अरिस्टोटल, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस वर्क का एज ए आइडियल ट्रेजेडी। आपने बहुत सारे पेपर्स पढ़े होंगे जो ओडिपस द किंग को एज एन आइडियल ट्रेजेडी बताने के लिए जो है काफ़ी सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया है इस आइडिया को। 3 यूनिटीज़ का यूज़ होना, ट्रेजेडी को कॉमेडी के साथ मिक्स मत करना, प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडिल, प्रॉपर एंड होना, ऐसे ऐसे करके कई सारे वेरिएशंस जो हैं आपको ओडिपस द किंग के अंदर मिलेंगे। स्टोरी भी काफ़ी फेमस है, आप सबको आई होप पता ही होगी, राइट। देन तीसरे ग्रेट ट्रेजिडियन, राइट। पहले हमने पढ़ा एसिलिस, फिर हमने पढ़ा सोफोकिल्स एंड द थर्ड वाज यूरिपिडस। ये भी उसी टाइम के हैं और ये भी ट्रेजिडियन है क्लासिकल एथेंस के टाइम फ्रेम में। ही वाज कंटेम्प्रेरी और समवेयर ही वाज लिविंग विथ सोफोकिल्स एंड एसिलस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इनके इनोवेशंस को पढ़ोगे तो मिथिकल हीरोज की बात करते थे, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि काफ़ी फेमस चीज़ है इन क्लासिकल लिटरेचर। मिथिकल नोशन का यूज़ होना, गॉड के जो है मिथिकल नोशंस को रिप्रेजेंट करना, जो मॉडर्न राइटर्स ने भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो इनके वर्क्स में भी आपको पता चलेगा ही वॉज ऑल्सो नोन एज मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोएट्स, और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता चलेंगी। लेकिन हम इनके एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक राइटर रहे हैं अरिस्टोफेन्स, कॉमेडी में हम अभी इनको डिस्कस करेंगे, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था यूरिपिडस को अपने बहुत फेमस वर्क में फ्रॉक्स में, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लाउड्स, फ्रॉक्स, अरिस्टोफेन्स के बहुत सारे वर्क्स हैं जहाँ पे ने यूरिपिडस को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था इसी नोशन की वजह से जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब इनके वर्क्स देखें तो मेडिया, बेके, द ट्रोजन वोमेन, द ट्रोजन वॉर आपने सुना होगा, ट्रोजन मैन सुना होगा, द ट्रोजन वोमेन ही रोट इट डाउन, हेलेन, इलेक्ट्रा, ओरिस्टस, इफिजीनिया एट ऑलिस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ प्लॉट पढ़ते हैं तो एक फॉर्चुनेट प्लॉट होते हैं, एक अनफॉर्चुनेट प्लॉट होते हैं, राइट। जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा हो फिर खराब हो जाए, दैट इज फॉर्चुनेट। नो, अनफॉर्चुनेट प्लॉट एक होता है फॉर्चुनेट प्लॉट जहाँ पे सब कुछ खराब चल रहा हो और फिर सब अच्छा हो जाए। ओडिपस द रेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वन एंड इफिजीनिया एट ऑलिस वाज रिस्पांसिबल, वाज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ सेकंड वन। तो ये कुछ वर्क हैं जो यूरिपिडस ने लिखे हैं, इतना एग्जामिनेशंस में नहीं आता है इसलिए हम उनको डेप्थ में नहीं पढ़े हैं। उसके बाद एंशियंट राइटर्स में हम पढ़ते हैं सॉक्रेट्स को, सुकरात जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ना। सॉक्रेट्स एक्चुअल में इंसान थे या नहीं वी नेवर नो, बट वी एक्चुअली नो हिम बिकॉज ऑफ प्लेटो, राइट। प्लेटो और एक और राइटर रहे हैं जीनोफोन, उनके वर्क्स में हमको सॉक्रेट्स के बारे में पता चलता है। सॉक्रेट्स आयरनी है, सॉक्रेट्स मोड ऑफ राइटिंग है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ सॉक्रेट क्या हुए, जनरेट हुए। तो इनको भी हम देखेंगे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating Western philosophy in general. He was the founder of Western philosophy. He was known as first moral philosopher of ethical tradition of thought. इनके कोई भी टेक्स्ट नहीं है, वी
नो हिम बिकॉज ऑफ द वर्क्स दैट हैज बीन डन बाय प्लेटो। प्लेटो के डायलॉग्स में हमको इनको देखने को मिलता है, जीनोफोन के वर्क्स में भी हमको देखने को मिलता है। इनके जो वर्क्स हैं दे आर रिटन, इनके अकाउंट्स आर रिटन एज अ डायलॉग्स इन विच Socrates and his interlocutors examine a subject in the style of question and answer। जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला चीज होता है, जो मोड ऑफ फिलोसफी है, वो इन्हीं से जनरेट हुई है, सोक्रेटिक डायलॉग्स जिनको हम बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सोक्रेटिक प्रॉब्लम, सोक्रेटिक प्रॉब्लम के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर चार्ज लगाया गया था दैट ही वाज करप्टिंग द यूथ, और इसीलिए इन्होंने हेमलॉक पी के खुद को जो है खुद की डेथ इन्होंने स्वयं कर ली थी, राइट, सुसाइड कर लिया था। इन जनरल बहुत से टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं इनकी इनके वजह से। जैसे आपने आयरनी पढ़ा होगा, आयरनी में आपने वर्बल आयरनी पढ़ा होगा, प्रॉब्लम सिचुएशनल आयरनी पढ़ा होगा। सिमिलरली एक आयरनी का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सॉक्रेटिक आयरनी, जो यहीं से आ रहा है, राइट। द डिसिमुलेशन of ignorance practiced by Socrates as a means of confuting an adversary, that is what Socratic irony is all about। ये क्या करते थे, एक ट्री के नीचे बैठते थे, he knows things, पर ये लोगों से बात करते थे और ऐसे बिहेव करते थे as if he is very ignorant। क्यों, this is also a type of irony, right। कि आपको कुछ पता है पर intentionally आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे बिहेव कर रहे हो that you are not aware about these things। this is what Socratic irony is all about। he used to practice these things, right। he would pretend to be an ignorant of the topic under discussion to actually draw out the inherent nonsense in the arguments of his interlocutors, right। जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, राइट। क्या जो चैम्बर्स डिक्शनरी है उसने इस टर्म को डिफाइन किया है एज a means by which a questioner pretends to know less than a respondent when he actually knows more about it। you know the things but you are pretending that you don't know in order to make it ironic। that is what Socratic irony is all about। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे ही आपने पैराडॉक्स पढ़े होंगे, राइट। पैराडॉक्स क्या होते हैं, दो डिसिमिलर आइडियाज को एक साथ प्रेजेंट कर दिया जाए, राइट। पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, ऑक्सीमरन, कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जो एग्जामिनेशंस में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है सॉक्रेटिक पैराडॉक्स, वेरी फेमस, आई नो दैट आई नो नथिंग। I know that I know nothing is what Socratic paradox all about। It is a saying which is derived by Plato's account of Socrates। Socrates के जो प्लेटो के अकाउंट से जो उनके डायलॉग्स हैं वो वहाँ से हमको ये मिलता है। सॉक्रेट का पैराडॉक्स है that I know nothing, right। आप जीनो पैराडॉक्स पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जीनो के भी पैराडॉक्स बहुत फेमस है, 9 जो है पैराडॉक्स जीनो ने दिए थे, ठीक है। तो he himself was never recorded as having said this phrase, and scholars generally agree that he only ever asserted that he believed that he knew nothing, right। this is the first thing that we are talking about, and he have never claimed that he knew nothing। it is also sometimes called the Socratic paradox, although this name is often instead used to refer to other seemingly paradoxical claims which were made by Socrates in Plato's dialogue। तो अगर आपसे कोई पूछता है Socrates paradox क्या है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में अलग अलग दे सकते हैं। जैसे आप डेकार्त का सुने होंगे, राइट। डेकार्त का भी काफ़ी फेमस एक कोट है। सिमिलरली पैराडॉक्स है सॉक्रेट्स का, आई नो दैट आई नो नथिंग, राइट। ये आप याद रखिएगा, इसको सॉक्रेट्स पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। वैसे ही इनका एक मेथड है जिसको सॉक्रेटिक मेथड बोलते हैं। अभी हमने जैसे आयरनी में डिस्कस किया, सिमिलरली वही है अ मेथड जिसको सॉक्रेटिक डिबेट भी बोलते हैं, एलेंटिक मेथड भी बोलते हैं और सॉक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, इट्स एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव आर्गुमेंटिव डायलॉग बिटवीन इंडिविजुअल्स। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डायलॉग्स में बातें कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। आपस में क्वेश्चन आंसर करके क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करना, डिराइव करना, एंड टू ड्रॉ आउट आइडियाज एंड अंडरलाइंग प्रीसपोजिशंस। आइडियाज को क्रिएट करना थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, क्रिएटिंग अ critical thinking। it is named after the classical philosopher Socrates and introduced by, in which work it was introduced, it's important, it's introduced in a work of Plato that is known as Theaetetus, right। तो इस वर्क से क्या हुआ था, Socratic method निकल के आया था। Socratic method क्या है, आप दो लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग को और आइडियाज को ड्रा आउट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट Socratic method is all अबाउट, ठीक है। हमने ट्रेजेडियंस की बात की, सॉक्रेट्स की बात की, अब हम बात करेंगे कुछ कॉमिक राइटर्स को, कॉमेडी लिखने वाले राइटर्स को, और उसमें
जो पहला नाम निकल के आता है वो है अरिस्टोफेन्स, राइट। काफी फेमस राइटर, फादर ऑफ कॉमेडी भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी नहीं, फादर ऑफ कॉमेडी इन जनरल, अरिस्टोफेन्स। ही वाज अ कॉमिक प्ले राइट, कॉमेडी राइटर ऑफ एंशियंट एथेंस एंड 11 ऑफ हिज 40 प्लेज आर सर्वाइविंग टुडे। अब इनके वर्क्स देखोगे तो जो कॉमिक ड्रामा है जिसको हम ओल्ड कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं, रिमेंबर ओल्ड कॉमेडी कहाँ से जनरेट हो रही है, अरिस्टोफेन्स के वर्क से जनरेट हो रही है, जिनको फादर ऑफ कॉमेडी भी बोलते हैं। बहुत से वर्क हैं, द प्रिंस ऑफ एंशियंट कॉमेडी, फादर ऑफ कॉमेडी, ये कुछ टर्म्स हैं जो इनके लिए लिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से वर्क्स हैं जो इनके में इंपॉर्टेंट है। क्लाउड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। द क्लाउड्स में हमने अभी डिस्कस भी किया था कि इन्होंने जो है यूरिपिडस को क्रिटिसाइज किया था यहाँ पे। द बर्ड्स, पीस, द नाइट्स, द अकेलियन, ऐसे बहुत से वर्क्स हैं, पर एग्जामिनेशंस में बस दो जगह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक द क्लाउड से और एक द फ्रॉग से। द फ्रॉग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट। आप स्टोरी पढ़िएगा, ये एक बेसिकली गॉड डायनेसिस की स्टोरी है, इन विच ही डिस्पेयरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ एथेंस ट्रेजेडियंस ही ट्रेवल्स टू हेट्स विच इज द अंडरवर्ल्ड टू ब्रिंग प्ले राइट यूरिपिडस बैक फ्रॉम हिस्ट्री। क्या कर रहे हैं कि लोगों की ग्रेट ट्रेजेडियंस की डेथ हो चुकी है, ऐसा सेटिंग बनाया जा रहा है, एंड नाउ दिस द प्लेस एथेंस वाज वेरी मच लाइक अ बैरन लैंड। तो अब क्या कर रहे हैं, गॉड वापस जा रहे हैं हेट्स, जहां से वो यूरिपिडस को वापस लेने जाने वाले हैं। दिस इज द सेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। आप देखेंगे कि वो लेने गए हैं यूरिपिडस को, बट ही डिसाइडेड दैट ही वांट टू टेक एसिलस बैक इंस्टेड ऑफ यूरिपिडस। अगेन जैसे क्लाउड्स में क्रिटिसाइज किया यूरिपिडस को, सिमिलर नोशन यहाँ पे देखने को मिला, दैट ही वेंट बैक टू टेक यूरिपिडस बैक, बट एक्चुअली ही डिसाइड्स टू टेक एसिलस बैक फ्रॉम हेवन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और यहाँ से क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ओविड, आपने बहुत सारे वर्क सुने होंगे। मेटामॉर्फोसिस इज अ वेरी फेमस वर्क विच इज रिटन बाय ओविड। आपने नॉवेल पढ़ी होगी मेटामॉर्फोसिस, अगर आप काफका को पढ़े होंगे, राइट, काफकाइज्म, वेरी फेमस नॉवेल मेटामॉर्फोसिस। अगर आपने यूनिवर्सिटी विट्स पढ़े होंगे तो आपने लवर्स मेटामॉर्फोसिस पढ़ा होगा बाय जॉन लिली। कहाँ से आ रहे हैं सब, सब ओविड के वर्क जो था मेटामॉर्फोसिस, वहीं से इंस्पायर होके लिखे जा रहे हैं। काफ़ी फेमस सेंट अगस्टस के रूल में ये भी जो है लिख रहे थे। सेंट अगस्टस जब रोम में रूल करते थे उस टाइम पे हॉरेस, ओविड, ये सब वहाँ पे ग्रेट राइटर्स हुआ करते थे। इनके वर्क्स में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बट द हीरोइड्स, जो एपिस्टुले हेरोडियम जिनको बोलते हैं, ये इनका 21 पोएम्स का एलिजिक कपलेट्स का कलेक्शन है। द एमोर्स, वेरी फेमस, ये इनकी एलिजिक मीटर में लिखी हुई लव पोएट्रीज का कलेक्शन है। अर्स एर्मोटेरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अर्स एमाटोरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एलिजिक पोएम का कलेक्शन है। द मेटामॉर्फोसिस, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली 15 बुक कैटलॉग्स का कलेक्शन है, जो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखा गया था। जब हम डिस्कस करेंगे चौसर को आने वाले वीडियोस में, तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डेक्टाइलिक हेक्सामीटर वाज अ वेरी फेमस मीटर बिफोर चौसर। चौसर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया हीरोइक कपलेट्स को, इंट्रोड्यूस कर दिए नए नए स्टैंजा मीटर फॉर्म्स को, और वहां से ट्रेडिशन जो है वो चेंज हो गया। पहले इट वाज मोर अबाउट आइडियलिज्म बिफोर चौसर, बट आफ्टर चौसर इट वाज रियलिस्टिक इन नोशन। आपने कैंटरबरी टेल्स में देखा कि कैसे उन्होंने सोसाइटी की रियल इमेज को दिखाने की कोशिश की। पहले जब ये राइटर्स लिखा करते थे, इट वाज ऑल अबाउट आइडियलिज्म, इसीलिए आपको बहुत से वर्क्स मिलेंगे जो बहुत सारी बड़ी बड़ी 15,000 20,000 लाइन्स का के थ्रू उनको लिखा जाता था, ठीक है। तो द मेटामॉर्फोसिस इज एक्चुअली अ वेरी फेमस वर्क विच इज रिटन बाय ओविड। इनके और भी वर्क्स हैं, पर हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। आप ये, अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, आपको पढ़नी है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और आपको ये सारी स्लाइड्स दे दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पिंडार, आपने पिंडारिक ओड्स पढ़े होंगे, राइट। ये भी ग्रीक पोएट हैं। पिंडार, इन्हीं के नाम से पिंडारिक ओड का कॉन्सेप्ट आया, विच इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी एंड इपोट, राइट। जब आप इनका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या होता था, कुछ लोग जब प्रेजेंट करते थे इसको, तो कुछ लोग लेफ्ट चले जाते थे, कुछ लोग राइट चले जाते थे, और फिर कुछ लोग सेंटर में रहते थे। उसी के अकॉर्डिंगली इपोड, एंटिस्ट्रॉफी और स्ट्रॉफी डिवाइड किया गया था पिंडारिक ओड्स को। तो जब आप पढ़ते हैं तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि कौन से इपोड क्या है एक्चुअली, राइट, एंटिस्ट्रॉफी क्या है, स्ट्रॉफी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो जो ये जो 3 पार्ट्स हैं वो एक्चुअली मूवमेंट्स से रिलेटेड बेस्ड होते हैं, राइट, कि कुछ लोग लेफ्ट में जा रहे हैं, कुछ राइट में जा रहे हैं, और कुछ सेंटर पे रहते हैं। जो फाइनल पार्ट होता है उसी को आप क्या बोलते हो, ईपोड बोलते हो, ठीक है। तो इसका फिक्स स्टेंजा रहता है, ट्राइड रहते हैं। जो पहला स्ट्रेंजा रहता है, द फर्स्ट स्ट्रेंजा इन ईच ट्राइड इज नोन एज स्ट्रॉफी,
इट वॉज चैंटेड बाय द डांसिंग कोरस एज इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहला पैराग्राफ है, पहला ट्रायड है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉफी बोलेंगे। द सेकेंड स्टैंजा, जो हर ट्रायड में दूसरा स्टैंजा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिस्ट्रॉफी बोलते हैं, जो कि कोरस जब वो वापस आ रहे होंगे जिस डायरेक्शन में गए थे उसको बोलते हैं। थर्ड स्टैंजा, हर ट्रायड का जो होगा उसमें क्या होगा, उसको उसको बोलते हैं ईपोर्ट, जो कि कोरस जब रुके हुए हैं, मिडिल में है, स्टेशनरी हैं और तब उसको गाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ईपोर्ट बोलते हैं, राइट। तो एक हो गया स्ट्रॉफी, जब एक साइड जा रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरा जो सेकंड दूसरा पैराग्राफ होता है उसको एंटिस्ट्रॉफी, जब वो रिटर्न आ रहे हैं। और जब बीच में सेंटर में खड़े हुए हैं कोरस और उसको गा रहे हैं, स्टेशनरी हैं, देन इट इज नोन एज ईपोर्ट, राइट। आपने हिस्ट्री में काउले को पढ़ा होगा, लाइफ ऑफ काउले से ही मेटाफिजिकल पोएट टर्म कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने, राइट। तो इंपॉर्टेंट राइटर हैं काउले ने, बहुत सारे पिंडारिक ओट्स लिखे हैं। आपने बहुत से राइटर्स पढ़े होंगे एक्चुअली जिन्होंने पिंडारिक ओट्स लिखे हैं ऐसी ईपोर्ट वगैरह का यूज करके। सिमिलरली काउले बहुत फेमस है पिंडारिक ओट्स लिखने के लिए, जैसे आपको पता होगा मार्वेल काफी फेमस है होरेशियन ओट्स लिखने के लिए। उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के रिटर्न पे होरेशियन ओट लिखा था, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये पिंडारिक ओट्स को एक्चुअली काउले ने यूज किया है, जॉन ड्राइडन ने यूज़ किया है अपने ओड टू सेशिला में, अलेक्जेंड्रिया फीस्ट में थॉमस ग्रे ने यूज़ किया। थॉमस ग्रे इज़ वेरी फेमस फॉर एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, बट इन्होंने यूज़ किया है द बार्ड में, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी में, इसी पिंडारिक स्टाइल को, राइट। मैथ्यू वर्नॉड, एसी स्विनबर्न जैसे राइटर्स भी आगे चल के पिंडारिक ओड्स लिखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपने साथ आपने रखनी है। उसके बाद वर्जिल है, वर्जिल का आपने एनेट सुना होगा, इकोलॉग सुना होगा, जिसकी फॉर्म को आगे चल के स्पेंसर ने ग्लैंड के अंदर यूज किया, राइट। तो इनके जो फेमस पोएम्स हैं वो कौन सी हैं, इकोलॉग्स, द जॉरिक्स एंड एनेड, ये ज़्यादा फेमस हो गया एपिक, और इससे बहुत सारे इंस्पिरेशन हमको ब्रिटिश हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं, ठीक है। वर्जिल के जो वर्क हैं वो आपको देखने को मिलेगा, दे हैड वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस ऑन होल वेस्टर्न लिटरेचर इन जनरल, मोस्ट नोटेबली ऑन डांटेज डिवाइन कॉमेडी, इन विच वर्जिल ऑल्सो अपीयर्स एज ऑथर्स गाइड थ्रू हेल एंड परगेटरी। जब आप वर्क पढ़ोगे डिवाइन कॉमेडी तो आप देखोगे कि वो ऑथर के एक तरीके के गाइड बन के आ जाते हैं, और वो जो है हेल एंड परगेटरी में गाइड करते हैं ऑथर को इन दांतेज डिवाइन कॉमेडी। सो इट्स इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस एनेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए नेशनल एपिक ऑफ एंशियंट रोम। एंशियंट रोम का नेशनल एपिक बोलते हैं एनेड को, जो कि एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद होमर है। हम जल्दी जल्दी इन राइटर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो होमर है जो 12th और 8th सेंचुरी के बीच में कभी जो है वॉज लिविंग, काफ़ी फेमस इनके वर्क्स हैं, इलियड एंड ओडिसी, 24 बुक्स के अंदर इनको लिखा गया था। इनके कई सारे एडिशंस भी आए हैं। कुछ वीडियोस पहले हमने चैपमैन को पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चैपमैन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कंप्लीटेड द होल ट्रांसलेशन ऑफ इलियड्स, होमर्स इलियड एंड ओडिसी, राइट। और कई सारे ट्रांसलेशन है, पोप ने किया है, आगे चल के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट चैपमैन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इलियड और ओडिसी दोनों का कंप्लीट ट्रांसलेशन किया था, राइट। कीट्स की एक पोएम भी है जो उस ट्रांसलेशन को प्रेज करते हुए लिखी गई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पोएम का नाम लिखिएगा जो जॉन कीट्स ने लिखी थी जब चैपमैन ने इलियड और ओडिसी का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया था। तो ये दोनों फाउंडेशनल वर्क हैं एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर के, और होमर ने लिखे हैं, राइट। आगे चल के आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को कई जगह पे रेफरेंसेस भी इसको मिलते हैं। सेटिंग क्या है, इट इज सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर की हिस्ट्री आपको पता होगी, राइट। 10 ईयर जो सीज था सिटी ऑफ ट्रॉय का, उसी के ऊपर क्या है बेस्ड ट्रोजन वॉर की स्टोरी आपको इलियड में देखने को मिलती है। सेम गोज विथ ओडिसी, और ये दोनों ही वर्क क्या हैं होमर के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। The Iliad, sometimes referred as the Song of Ilion or Song of Ilium, it's a poem in dactylic hexameter and it contains somewhere around 15,693 lines. You can think of it, ये कितने ज़्यादा idealism को represent किया जाता है, right? 500 line they are using for describing one single character. This is what idealism is all about. और आप देखेंगे चौसर के पहले के जितने वर्क्स हैं उसमें idealism बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। आपने जो है काफ़ी ग्रेट एपिक्स बियोवोल्फ का भी देखा होगा, उसमें भी सिमिलरली शुरुआत की 300-400 लाइंस में है राइटर ने क्या किया है डिस्क्राइब किया है बियोवोल्फ के कैरेक्टर को। तो ये आइडियलिज्म को देखने को मिलता है। द सेम गोज विद इलियड। और आगे हम देखेंगे
विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था? विलियम शेक्सपियर ही यूज द प्लॉट ऑफ इलियड एज अ सोर्स मटेरियल फॉर हिज प्ले ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। रिमेंबर ट्रोइलस एंड क्रेसिडस ऐसे करके चौसर का भी एक वर्क है जहाँ पे राइम रॉयल उन्होंने यूज किया था, राइट? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज ऑल्सो अ वर्क विच इज रिटन बाय शेक्सपियर एंड ही यूज द प्लॉट ऑफ इलियड एज ए सोर्स मटेरियल फॉर दैट वर्क। चौसर शेक्सपियर ने सारे यूनिवर्सिटी विट्स को एक्सप्लोर किया, सारे हिस्ट्री प्लेस में उन्होंने जो है कई सारे जो ट्रांसलेशंस थे उनका यूज़ किया, और वह हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स को यूज़ किया, और इस वर्क के लिए भी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के लिए भी उन्होंने क्या किया था? इलियड का जो प्लॉट है उसको एज ए सोर्स यूज़ किया था। चैपमैन का पोएम नो, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आप तुरंत पढ़ते पढ़ते आपको पता होगा तो आपने लिखा होगा, जॉन कीट्स ने चैपमैन का जो ट्रांसलेशन था उसको प्रेज करते हुए सोनेट लिखा था, दैट इज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। रिमेंबर, Alexander Pope also translated it in heroic couplet, the classic translation that was built on all the preceding versions that was there. तो पोप ने भी किया है, चैपमैन ने भी किया है, उसके ऊपर चैपमैन के ऊपर जॉन कीट्स ने पोएम भी लिखी है, ठीक है? Okay. Then William Cooper's Miltonic blank verse 1791 edition is highly regarded for its greater fidelity to the Greek than either the Chapman or the Pope's version. तो जो पोप का वर्जन है और जो चैपमैन का वर्जन है उससे ज़्यादा इंस्पायर, उससे ज़्यादा बढ़ के विलियम कॉपर का जो मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स में एडिशन था वो फेमस हुआ। वो कहते भी हैं, आई हैव ओमिटेड नथिंग, आई हैव इन्वेंटेड नथिंग। तो कंप्लीटली अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन कूपर मानते थे जो उन्होंने किया था। उन्होंने बोला, आई हैव ओमिटेड नथिंग, आई हैव इन्वेंटेड नथिंग, विच ही सेज इन द प्रीफेस ऑफ हिज ट्रांसलेशन, ठीक है? On translating Homer, this is also a famous work, last year examination में पूछा गया कि ये वर्क किसका है। तो On Translating Homer is Matthew Arnold's work where he talks about the interpretation and rendering of the Iliad into English, right? ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस वर्क में की। तो इलियड काफ़ी फेमस है, वैसे ही ओडिसी है, ओडिसी भी एक वैसा ही वर्क है जहाँ पे आप देखोगे कि पोयम को 24 बुक्स में डिवाइड किया गया, और इट ऑल्सो फॉलोज the basically Greek hero's story, Odysseus, who was the king of Ithaca, and his journey when he's returning to his home after the Trojan War. तो 10 साल का जर्नी है, इस पे बहुत से वर्क्स हैं। आपने टेनिसन की पोएम पढ़ी होगी, आपने अगर पढ़ा है मार्गरेट एटवुड को तो आपको पता होगा मार्गरेट एटवुड का बहुत फेमस वर्क पेनेलोपियाड भी इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट? पेनेलोपियाड वाज वाइफ ऑफ ओडिसी, और उसके ऊपर पेनेलोपियाड नॉवेल लिखी है आपकी फेमस मार्गरेट एटवुड ने भी। तो काफ़ी फेमस है, कई सारी जगह पे पूछा जाता है। कैंटो नंबर 26 में इन्फर्नो में भी दांते ने इसका जो है रेफरेंस दिया है। वहाँ पे जो क्या करते हैं, ही मीट्स ओडिसिस इन द 8th सर्कल ऑफ हेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे एनेड में भी उसका रेफरेंस है। सेम गोज विथ इट कि दांते के एलिग्री में भी क्या होता है, ओडिसिस मिलते हैं हेल में उस राइटर से 8th सर्कल जो होता है उसके अंदर, राइट? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कैनेडियन राइटर एटवुड ही अडेप्टेड parts of Odyssey for her novel known as The Penelopiad, which was published in 2000. It focuses on Odysseus' wife Penelope and the 12 female slaves which were hanged by Odysseus at the poem's ending, an image which haunted her, right? तो ये इसका रेफरेंस लेके पेनेलोपियाड लिखा है मार्गरेट एटवुड ने। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए सारे ही एंशिएंट राइटर्स। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनेशन में रीजन बेस्ड, एसेसन बेस्ड पूछे जाने लगे हैं। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आज डिस्कस की हैं इसको अपने साथ रखिएगा, और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकेंड कैरेक्टर किसने इंट्रोड्यूस किया, थर्ड एक्टर किसने इंट्रोड्यूस किया, सॉक्रेटिक पैराडॉक्स क्या होता है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इसीलिए हमने इनको डिस्कस किया है, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। आप चैनल आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो सारे डिटेल्स को पढ़ने के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं। नंबर नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।